गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, मेंडलिज्म हमारा टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक में हम जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। जीन वर्सेस एलील क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन, और हम पर्टिकुलर एलील्स के बारे में और उनकी मेंडलिज्म ने जो जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी के ऊपर, जिसको पाइसम स्टेपम बोलते हैं, उसके प्रॉपर जीन की लोकेशन हमने देखी। कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन से जीन पाए जाते हैं और कौन से करैक्टर को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो मेंडल ने कुल 7 करैक्टर चुने और उन करैक्टर्स के 2 विपरीत लक्षणों वाले या 2 विपरीत एलील वाले करैक्टर्स को उन्होंने क्या किया, चूज किया। जैसे हाइट, स्टेम हाइट थी, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, पॉड साइज। तो इस तरह से कुल 7 करैक्टर्स जो थे उन्होंने चुने और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको क्रॉस किया। क्रॉस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन किया। हमने हाइब्रिडाइजेशन करने का प्रोसीजर भी देखा, अभी किस प्रकार से वो प्रोसीजर है वो हाइब्रिडाइजेशन का होता है। उसमें मेल प्लांट को एमेस्कुलेट किया जाता है, जिसमें पोलन ग्रैंड्स को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इसको एमेस्कुलेशन कहते हैं या विपुंसन कहते हैं। फिर उसके बाद उनको बैगिंग करते हैं, उसके ऊपर थैली बांध देते हैं, जिसकी सहायता से वो सेल्फ पोलिनेट न करे या किसी दूसरे इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन न हो। हमारी मर्जी से ही पोलन ग्रेन है वो उस प्लांट के ऊपर आकर हम पोलिनेट करें, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली हो। और लास्ट में टैगिंग की। टैगिंग मीन्स उस पौधे पे निशानी करती भी ये पर्टिकुलर करैक्टर का प्लांट है, ये इसमें हाइट के करैक्टर देख रहे हैं या इसमें शीड के शेप के या फ्लावर कलर के या फ्लावर पोजीशन करैक्टर को हम देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैगिंग की, प्रत्येक फ्लावर की, उसकी प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर टैग के अंदर दी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर को एक प्रॉपर ही सही तरीके से तैयार किया गया और आज ही वो तरीके हैं वो सीड फॉर्मेशन में, हाइब्रिड सीड बनाने में तैयार करने के लिए अपनाए जाते हैं। वही प्रॉपर तरीका अपनाया जाता है जो मेंडल ने आज से 150 साल पहले अपनाया था। तो यहाँ पर मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि आज हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ से यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर सीक्वेंस वाइज वीडियो का लिंक दे रखा है ऊपर से नीचे। तो सीक्वेंस वाइज उन वीडियो को देखने के बाद ही इन चीज़ों को आप समझोगे भी क्या चीज़ लिखी हुई है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों बता रखी है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। तो क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें कंडीशन जीन की कहाँ होती है, तो वो समझने के लिए आपको पहले सीक्वेंस वाइज क्रोमोसोम क्या होते हैं तो वो वीडियो का लिंक दे रखा है। तो जहाँ से भी आपको दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर उन वीडियो को देखकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो 12th क्लास वाले बच्चों को तो क्रोमोसोम की, होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आसानी से वो समझ लेंगे। यदि वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो में लिख देखा है, तो वहाँ से आप आसानी से उन वीडियो के अंदर जाकर उस टॉपिक को समझ सकते हैं। उसके बाद कहीं जाकर ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल जो मेंडल ने किए। तो उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स एक, हाइब्रिड मतलब कि संकरण, और क्रॉस मैंने उनका आपस में संकर करना, मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एक ही लक्षणों को लेते हुए 2 विपरीत एलील वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाना। मतलब कि हम एक ही लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ नई संतति या नए लक्षण नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 विपरीत एलील वाले एक ही करैक्टर के प्लांट को चुना। तो मैंने यहाँ पर चुना है सीड शेप को, ये करैक्टर है प्लांट का। हमने 7 करैक्टर चुने, तो 7 में से हम कोई एक करैक्टर चुनेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं। तो अपने एग्जाम्पल ये यहाँ पर सीड शेप का करैक्टर चुना। तो सीड शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो जीन है होमोलोगस कंडीशन में आपको यहाँ दिखा रखे हैं कि सीड शेप डिप्लॉयड कंडीशन में क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम जोड़ों में होते हैं। तो वहाँ पर सीड शेप है, तो सीड शेप को रिप्रेजेंट करने का जीन R और उसके विपरीत छोटा r, बड़ा R रिप्रेजेंट करेगा गोल बीजों वालों को और छोटा r रिप्रेजेंट करता है रिंकल, झुर्रीदार बीजों वालों को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लांट लिया और दूसरा प्लांट लिया, पेयर्ड है। तो इस प्लांट के अंदर दोनों जीन सेम हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि दोनों जीन सेम एलील के लक्षण या सेम एलील को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर दोनों जीन है वो कैसे हैं,
रिंकल सीड वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर जो जीन होंगे वो पौधा जब उगाएंगे तो उसके द्वारा केवल झुर्रीदार बीज वाले ही पौधे उगेंगे। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होमोजाइगस कंडीशन है, जहाँ पर दोनों जीन या सेम एलील को एक्सप्रेस करते हैं, या इनके करेक्टर जो होते हैं वो सेम ही करेक्टर एक्सप्रेस होंगे दोनों क्रोमोसोम के ऊपर। तो हमने क्या लिया, दो प्लांट लिए, दो विपरीत लक्षणों के प्लांट लिए, जिसके अंदर एक ही करेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि एक ही जीन को हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्टडी करेंगे, तो उस स्टडी करने वाले क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही करेक्टर का क्रॉस करवाया जाता है दो विपरीत लक्षणों वाले। तो यहाँ पर सीड शेप को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ स्टेम हाइट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। स्टेम हाइट में क्या हो जाएगा, वो टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ उसको ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपने कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी एक करेक्टर उठा सकते हैं, फ्लावर पोजीशन को देख सकते हैं, फ्लावर कलर, कोई एक करेक्टर अपने उठाकर उनका क्रॉस मेंडल ने जब करवाया, तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर सीड शेप का, सीड शेप के अकॉर्डिंग क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर दो प्लांट लिए, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट कैसे बनता है, मतलब कि वो प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, उसके अंदर फ्लावर जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों उसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हमने देखा था प्रोसीजर, एमेस्कुलेट किया जाता है। तो ये किससे बना, एमेस्कुलेशन से, मतलब कि विपुंसन की क्रिया के द्वारा क्या बना, ये फीमेल प्लांट बना। उनका उसको बैगिंग की गई, इसकी टैगिंग की गई बराबर, और उसके बाद मेल प्लांट के पोलन ग्रेन को इसके साथ इसके ऊपर छिड़के गए। जब मेल प्लांट के पोलन ग्रेन मेच्योर हो गए तो उसके पोलन ग्रेन को उठाया और उसके ऊपर डाल दिया, जिससे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड प्रोसीजर है वो अप्लाई हो गया। अब जब ये प्लांट आपस में क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते समय प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो मियोसिस करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन करता है, ताकि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए। जब जाइगोट बने तो क्रोमोसोम वापस पहले वाले नंबर को वापस अचीव कर ले। तो यहाँ पर मेल प्लांट ने मियोसिस किया, जिससे गैमीट्स बने। मेल प्लांट मियोसिस करेगा, उसके क्रोमोसोम होंगे, तो वहाँ पर क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम पे दोनों पे जीन क्या है, यहाँ पर राउंड शेप वाले जीन है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम कौन से जीन रखेगा, वहाँ पर राउंड शेप वाले जीन रखेगा। इस तरह से फीमेल प्लांट लिया, वो रिंकल था, झुर्रीदार बीज थे, उसके पास दोनों जीन कैसे थे, रिंकल जीन वाले थे, या रिंकल पौधे को सीड के बनाने वाले जीन थे। तो यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम जो थे वो हाफ हो गए, और दोनों के जीन भी जो तो अपने क्रोमोसोम को अपने साथ लेकर गए। जब इनका क्रॉस करवाया, ये मेल प्लांट का क्रोमोसोम है, फीमेल प्लांट क्रोमोसोम से क्रॉस होगा, तो यहाँ क्या बना, संतति बनी, प्रोगेनी बनी। फिर इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम का इसी क्रोमोसोम से क्रॉस करवाया, तो यहाँ दूसरा प्लांट बना। फिर इसका इस क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करवाया, और इसका इस क्रोमोसोम से क्रॉस कराया। तो यहाँ पर जो पौधे उसको मिले, मतलब कि मेंडल ने जब उन बीजों को काम में लिया, ये क्या बना, सीड बने। वापस इन सीड को वापस जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके वापस जब ये पौधे उगे, तो सभी पौधे जो थे राउंड सीडेड थे, मतलब कि सभी पौधे जो थे कैसे थे, गोल बीजों वाले थे। मतलब कि वहाँ पर पौधे को, मेंडल को बाहर से उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। सभी पौधे जो थे क्या थे, गोल बीजों वाले थे। और इसको हम बोलते हैं इसका फिनोटाइप। मतलब कि फिनोटाइप कैसा था उसका, बाहरी लक्षण कैसे थे उसके, राउंड सीड वाले थे। लेकिन हमें पता है, हम ये जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पता चल गई 1900 के बाद, सब जब ये सारा कुछ पता चल गया, तो उस रीडिस्कवर करने के बाद में फिर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने देखा भी इस प्रकार से जीन जो होते हैं वो आगे अपने क्रोमोसोम के साथ जाते हैं। तो वो बाद की बात थी। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे वो चीज़ ये इतना, वो सिर्फ रेशो निकाल सके और फिनोटाइप के अकॉर्डिंग बता सके भी इसमें इतने फिनोटाइप वाले या भारी लक्षण वाले इतने पौधे थे। तो जितने भी उन्होंने पौधे उगाए, मान लो उन्होंने 1000 पौधे उगाए, 1000 सीड इस तरह के लिए जो क्रॉस करवाया, प्रथम पीढ़ी के 1000 पौधों को जब उगाया, तो सभी पौधे जो थे ऑलमोस्ट कैसे थे, वहाँ पर राउंड सीड वाले थे। तो उन्हें कुछ नया करैक्टर वहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये जब प्रथम पीढ़ी के पौधों को जब वापस उन्होंने सेल्फ पोलिनेट करवाया, मतलब कि अब उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर किसी भी तरीके से एमेस्कुलेशन नहीं किया। एमेस्कुलेशन नहीं करके उनको क्या किया, आपस में ही वैसे ही सेल्फ पोलिनेट किया अपने हिसाब से, उनके अंदर क्रॉस खुद हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर
ये किस कंडीशन में है क्रोमोसोम, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के जो पौधे हैं उन पौधों को वापस उगाया और उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर जीन तो हमें पता है कौन से हैं, एक राउंड सीड वाला और एक रिंकल सीड वाला। तो यहाँ पर ये कंडीशन, क्रोमोसोम तो होमोलोगस है लेकिन यहाँ पर जो जीन की कंडीशन है वो कैसी है, यहाँ पर हेटेरोजाइगस। कैसी कंडीशन यहाँ पर, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस हम समझ चुके हैं क्या होते हैं, जब दो विपरीत एलील वाले कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम, एक ही पेयर के क्रोमोसोम पे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे कैसी है, होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहाँ क्रॉस करवा चुके तो कंडीशन कैसी है कि यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। जब इन दोनों F1 जनरेशन वाले प्लांट को जब वापस क्रॉस करवाया तो सेम प्रोसीजर होगा, उसमें मियोसिस होगा, क्रोमोसोम हाफ होंगे, तो हाफ क्रोमोसोम कौन से जीन रखेगा, राउंड सीड वाले, हाफ क्रोमोसोम कौन से जीन रखेगा, रिंकल सीड वाले। यहाँ पे क्रोमोसोम मियोसिस होगा जिसमें हाफ क्रोमोसोम कौन से रखेंगे, राउंड सीड वाले, और हाफ क्रोमोसोम रिंकल सीड वाले जीन रखेंगे। तो मेल प्लांट को मेल गैमीट बने, फीमेल प्लांट में फीमेल गैमीट बने, तो उसको अलग से एक स्क्वायर चार्ट के द्वारा समझाया गया। इस स्क्वायर चार्ट को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर चार्ट, जिसकी खोज का इसका जो बनाने का श्रेय दिया जाता है वो बेट्सन और पुनेट दो वैज्ञानिक थे, उसमें से पुनेट को दिया जाता है। बेट्सन एंड पुनेट का हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसने मेंडल के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मेंडल लागू नहीं कर पाए या मेंडल वो खोज नहीं पाए, वो बेट्सन और पुनेट ने खोजी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे क्या था। तो पुनेट ने ये स्क्वायर, मतलब कि एक वर्गाकार बॉक्स का एक बनाने का समझाया भी, इस प्रकार से हम प्लांट के कैरेक्टर को हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो एक पुनेट स्क्वायर चार्ट बताया। तो यहाँ पर मेल गैमीट दोनों यहाँ आ गए, दूसरा फीमेल गैमीट है वो यहाँ आ गए, एक सिरे पर मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करे, एक सिरे को रिप्रेजेंट करेगा फीमेल गैमीट को। जब आपस में इनका क्रॉस हुआ, ये दो गैमीट बने, तो यहाँ एक प्लांट डिप्लॉइड कंडीशन वापस आ गया, यहाँ प्लांट बने वापस डिप्लॉइड कंडीशन में आ गया, यहाँ बने क्रॉस, यहाँ बने क्रॉस। तो यहाँ पर मेंडल को कुछ अचंभेकारी या कुछ ऐसे चीज़ मिली जो मेंडल चाहते थे, मतलब कि मेंडल जिस दिमाग में लेकर जिस क्रॉस को उन्होंने लगाया था या जो हाइब्रिड प्रोसीजर उन्होंने अपनाया था वो उनको कौन सी जनरेशन में मिला, F2 जनरेशन में मिला। उन्हें कौन सी जनरेशन मिला, वो F2 जनरेशन मिला, मतलब कि वो दूसरी पीढ़ी के अंदर उनको फर्स्ट पीढ़ी के पौधों को जो वापस क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी के अंदर उनको कुछ कैरेक्टर मिले। तो यहाँ पर ये पौधे कैसे होंगे, राउंड सीड वाले। ये पौधे कैसे थे, राउंड सीड वाले। ये पौधे कैसे थे, राउंड सीड वाले। लेकिन यहाँ कैसे पौधे थे, यहाँ पर रिंकल सीड वाले थे या झुर्रीदार बीज वाले थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, F1 पीढ़ी जो यहाँ थी, यहाँ से F2 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी के अंदर कोई भी पौधा ऐसा था जो रिंकल सीड वाला था, उसके कैरेक्टर जो थे कैसे थे, सभी राउंड सीडेड थे। उनके कैरेक्टर कैसे थे, राउंड सीडेड थे। मतलब कि हम उसका फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप कैसे थे, सभी पौधे गोल बीजों वाले थे, मतलब कि उनका कैरेक्टर जो था कहीं पर रिंकल सीड वाला बीज उनको नहीं मिले। जब उनको क्रॉस करवाया तो वहाँ पर उनको 3 पौधे कैसे मिले, राउंड सीड वाले मिले, और एक पौधा कैसा मिला इनको, रिंकल सीड वाला मिला। तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स थे उस पौधे के F2 जनरेशन की जो प्रथम पीढ़ी थी, द्वितीय पीढ़ी के जो पेरेंट्स हैं प्रथम पीढ़ी के पौधे होंगे, तो प्रथम पीढ़ी के पौधों में क्या था, सभी के पौधे राउंड सीड वाले थे। तो यहाँ पर ये रिंकल सीड वाले कैरेक्टर कहाँ आए, कैसे आए। तो इसके बाद मेंडल ने अपने 2 लॉ दिए, मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने 2 लॉ दिए जिनको इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं या मेंडल्स लॉ बोलते हैं। वो लॉ कौन से थे, इसको समझते हैं। मैं ये डायग्राम और ये डायग्राम यहाँ से ऊपर से मिटा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या क्या चीज़ आई। अब ये जो थी प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी के बेस पे उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। उन्होंने कहा कि जब
दो पौधे वाले वो विपरीत एलील के जो पौधे रखते हैं उनके करैक्टर अलग है, उनको जब क्रॉस करवाया जाता है तो वहाँ पर सभी पौधे जो होते हैं वो डोमिनेंट करैक्टर वाले प्रभावी लक्षणों वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इस नियम को उन्होंने क्या दिया? प्रभाविता का नियम। क्योंकि यदि ये पौधे के जीन प्रभावी होते तो यहाँ पर रिंकल सीड वाले पौधे भी उत्पन्न हो सकते थे, लेकिन रिंकल सीड वाले पौधे उत्पन्न नहीं हुए। यहाँ पर कौन से पौधे उत्पन्न हुए? सभी राउंड सीड वाले। तो उन्होंने कहा भी ये जो राउंड सीड का जो करैक्टर है वो रिंकल सीड वाले करैक्टर पे क्या है? डोमिनेंस रखता है, प्रभावी रखता है। तो प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में यहाँ पर जीन तो दोनों है, लेकिन प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसको उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। किस जनरेशन के आधार पर? F1 जनरेशन के बेस पर। फिर उन्होंने क्या दिया? जब उन्होंने सेकंड जनरेशन उनको मिली तो यहाँ पर 3 जो प्लांट थे या 3 रेशो के प्लांट थे, 3:1, मतलब कि उन्होंने यदि 1000 पौधे उगाए, 1000 में से ऑलमोस्ट 700 तो कैसे मिले? 3:1 है, तो यहाँ पर 715 के करीब जो हैं वो कौन से मिले? राउंड सीड वाले। और 250 जो हैं वो कौन से मिले? रिंकल सीड वाले। तो रिंकल सीड कहाँ से है? क्योंकि उनके पेरेंट जो थे वो सभी कैसे थे? राउंड सीड वाले। तो उन्होंने सेकंड लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम? पृथक्करण का नियम। उन्होंने कहा भी जब दोनों जीन ये क्रोमोसोम जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम में इस कंडीशन में हैं, मतलब कि इस कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्रोमोसोम थे, यहाँ पर ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, ये मेल और फीमेल, तो ये जीन आपस में किसी भी तरीके से ब्लेंड नहीं करते। ब्लेंड मीन्स मिक्स नहीं होते आपस में, इनका किसी भी तरीके से ये एक दूसरे को प्रदूषित नहीं करते, मतलब कि ब्लेंडिंग नहीं होती आपस में, किसी तरह से इनका आपस में मिलन नहीं होता, या आपस में ये कह सकते हैं कि एक जीन दूसरे जीन को संदूषित नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता। तो ये जीन है वो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से डोमिनेंट करैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने कहा भी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट रहते हैं, और ये जीन जब अपने आप को ये माने कि इंडिविजुअल कंडीशन में अपने आप को आते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों डोमिनेंट थे तो पता था डोमिनेंट होगा, यहाँ पर एक डोमिनेट एक रिसेसिव, लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी राउंड सीड आए, यहाँ पर एक डोमिनेट एक रिसेसिव, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू हुआ तो सभी पौधे कैसे आए? राउंड सीड वाले। लेकिन यहाँ पर कोई डोमिनेट कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर कैसे हैं? रिसेसिव कैरेक्टर हैं। तो रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है? F1 जनरेशन के इन दोनों से आ रहा है, एक इस मेल से और एक इस फीमेल से आ रहा है। यदि ये करैक्टर इसको ब्लेंड कर देता, आपस में इनकी मिक्सिंग होती, तो ये करैक्टर R वाला करैक्टर या रिंकल सीड वाला करैक्टर एक्सप्रेस ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा भी साथ साथ रहते हुए भी वो जीन एक दूसरे को सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे पृथक रहते हैं। जब अकेले इंडिविजुअल जीन जब आते हैं इसके ऊपर डोमिनेंस लागू नहीं होता तो वो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये जो करैक्टर है इसके बेस पे सेकंड जो पीडीआई F2PD के बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ कौन सा दिया? सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल के 2 लॉ दिए गए, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम किसके बेस पे है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं यहाँ पर पौधे सभी क्या थे? सेम फिनोटाइप के थे, लेकिन F2PD के अंदर जो फिनोटाइप है वो तो हमें पता है कैसा है, फिनोटाइप वो कैसा है? फिनोटाइप 3:1, मतलब कि यहाँ पर 3 पौधे हैं वो राउंड सीड वाले और एक पौधा जो है वो रिंकल सीड वाला। लेकिन जीनोटाइप देखें उसमें जीन कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर को लेकर आ रहा है? तो एक इस तरह का प्लांट है, 2 इस तरह के प्लांट है और एक इस तरह के प्लांट है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्योर राउंडेड सीड। ये कैसा है? हाइब्रिड, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर है।
राउंडेड सीड, और ये कैसा है, प्योर रिंकल सीड। तो यहाँ पर इसका रेशो आता है 1:2:1, मतलब कि जीनोटाइप जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो हमेशा ही 1:2:1 आता है। तो ये जो थे वो दो लॉ दिए, कौन कौन से लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट जनरेशन में पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। सेकंड लॉ जब दिया, प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन जब अकेला जीन आता है वो अपने आप को अलग करता है, पृथक, वो एक फिनोटाइप के अंदर या एक फर्स्ट पीढ़ी के अंदर ये जीन एक दूसरे के साथ किसी प्रकार से संदूषित नहीं होते, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। जब अकेले आते हैं तो अपने कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके बेस पे उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटाइप है वो 3:1 है और जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो दूसरा क्रॉस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर ये वीडियो पसंद आई और आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।